So the thing which you are visualizing right now on the board, ये आप लोगों को सिर्फ समझाने के पर्पज से है, बोर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है और कंपटीशन में बहुत कम चांसेस हैं कि इससे सवाल पूछे जाएं, जो आपके सवाल पूछेंगे वो ये और ये हम लोग आराम से समझ लेंगे, राइट। वेल, टॉकिंग अबाउट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या था, और लास्ट में मैं आपको एक विजुअलाइज कराने की कोशिश भी कराऊंगा कि किस तरीके से हम लोग एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझ सकते हैं, राइट। और उसके लिए मुझे तुम में से एक बच्चे की हेल्प चाहिए होगी, वो यहाँ पे आ जाए। वेल, ओके, सो यहाँ पर अभी हम लोग समझते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअल में क्या था, जब हमारे पास न्यूटन साहब अपना काम कर रहे थे या और भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट काम कर रहे थे, तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स पे काम कर रहे थे। और क्लासिकल मैकेनिक्स इतनी बड़ी बड़ी चीजें, सन, मून, आपका मास, मेरा मास, ये पेन, बॉल, इन सब चीजों तो काम कर रहा था। लेकिन जब बात हुई सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, तो वहां पर जाकर हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स हिल गई थी। क्लासिकल मैकेनिक्स किसी भी तरीके से अपने बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं कर पाती है जब हम लोग बहुत छोटे पार्टिकल्स में आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों को अब पता पड़ चुका है कि इस पार्टिकल का ड्यूअल नेचर होता है, यानी कि ये पार्टिकल मैटर के साथ साथ वेव नेचर भी रखता है अपने अंदर। लेकिन सर, जब हम लोग कह रहे हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स सारी चीज में सही है, तो यहां पर आकर गलत क्यों हो गई? तो इसका आंसर मैं आप लोगों को दे चुका हूं कि क्लासिकल मैकेनिक्स सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पार्टिकल नेचर को कंसीडर करता है, क्योंकि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट पर आप लोगों को मैंने बताया था कि उसका वेव इनसिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि उसके वेव नेचर को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, इस बॉल का जब मैंने निकाला था तो इसका कितना आया था लैम्डा, -28 या -29, 10 की पावर -29, तो वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट फिगर है, आप उससे कोई भी डेटा निकाल नहीं सकते। तो बड़े लेवल पे जब हम लोग जाते हैं बेटा, तो हमारे पास वेव नेचर क्या होता है, उसमें छुप जाता है। लेकिन इसके उल्टा जब हमने क्वांटम फिजिक्स को उठाकर मैक्रोस्कोपिक चीजों पर लगाया, तो हमारे रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का जो स्थापना करी वो हमारे पास थे श्रोडिंगर साहब। कौन थे? श्रोडिंगर, एरविन श्रोडिंगर। और हाँ, एक बहुत ही बड़ा अच्छा किस्सा है जो आप हिस्ट्री में कभी पढ़ेंगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट रिचर्ड फेमैन, ठीक है, वो बैठे हुए थे, मतलब ऐसे ही आराम से एक कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो एक कोई आया उनके केबिन में, तो उन्होंने कहा कि सर ये एक चीज समझ में नहीं आ रही है। तो उन्होंने पहले तो पूछा कि सर ये क्या है, जैसे तुम लोगों ने क्लास शुरू होने से पहले देखा होगा, सर ये क्या है, ये कहां से आया है। तो फेनमैन साहब भी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे आराम से, मस्त चाय पी रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे एक्सरसाइज। एक बंदा आया बाहर से, उन्होंने पूछा कि सर आप इतने बड़े फिजिसिस्ट हो, मुझे बस एक चीज बता दो, ये इक्वेशन आई कहां से? वैसे अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे तो मैं भी वही जवाब देता जो फेनमैन साहब ने दिया, कहता है मुझे नहीं पता। फिर ये इक्वेशन आई कहां से? मैंने कहा भाई ये इक्वेशन तो श्रोडिंगर के माइंड से आई है बस। मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस है पता ही नहीं है। मतलब सिग्निफिकेंस क्या है तो पता, कहां से आई? वो कहते हैं साफ साफ कि दिस कम्स आउट ऑफ द माइंड ऑफ श्रोडिंगर, नोवेयर इन द मैथमेटिक्स और समथिंग, या है ही नहीं कोई इसका एग्जिस्टेंस या किसी फॉर्मूले के। कहते हैं फॉर्मूला निकाला है उसके दिमाग से, उस टाइम पे क्या कर रहा था पता नहीं है। तो इस फॉर्मूले की स्थापना भाई आज तक जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से फेनमैन साहब ने जब ये बोली तो मैं कौन होता हूं, मैं भी कहता हूं भाई आया है, दिस कम्स आउट ऑफ द माइंड ऑफ श्रोडिंगर। वेल सर उन्होंने बताया नहीं कैसे आया? नहीं, वो उन्होंने खुद बोला ना कि मुझे खुद नहीं पता, श्रोडिंगर ने नहीं बताया। श्रोडिंगर, अच्छा नाम भी नहीं लिया जा रहा, जीभ बड़ी टेढ़ी हो रही है, नाम ही ऐसा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। वेल, अब उन्होंने क्या बोला, पहले इस चीज को समझते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को डेरिवेशन। देखो बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो दो तीन चीजें यूज हुई हैं, आप लोगों की एनसीईआरटी कहती है एच साई, ये साई, पी एस आई, और साई है आपका बेटा वेव फंक्शन। क्या है? वेव फंक्शन इज इक्वल टू ई साई, जहां पर साई आपका वेव फंक्शन है। याद रहे ये कई जगह
पर प्रोबेबिलिटी बता दिया जाता है किताबों में, बट साई इज नॉट द प्रोबेबिलिटी। प्लीज, साई प्रोबेबिलिटी नहीं है। आप अगर कहीं पे देखते हैं कि साई प्रोबेबिलिटी, तो बेटा वो गलत है। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है हम आगे देखेंगे। तो साई आपको सिर्फ वेव फंक्शन है जो आपको बताता है कि ऑर्बिटल को फाइंड करने में मदद करेगा, बस साई का काम खत्म। उसके बाद जो ई है, ये है बाइंडिंग एनर्जी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस किस तरीके से आपस में अटैच रहते हैं। उस एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, जो कि नेगेटिव रहती है। एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जिसकी रियल वैल्यू आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख दी है। बिलीव मी, मैंने भी देख के लिखी है, मुझे भी याद नहीं है किताबों में तो है, मतलब अभी हमारे लेवल पे नहीं है। ये डेरिवेशन आप जब बड़े होंगे तब आप करेंगे, जैसे मैंने करी है। सो साइन स्क्वायर ये प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। याद रहे, मैंने आपको जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कराया था, वहां से मैंने दो चीजों का नामो निशान मिटा दिया था। क्या? एक पोजीशन और एक मोमेंटम। मैंने कहा था किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम नहीं बताया जा सकता, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताई जा सकती है। और उस प्रोबेबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल ये आपके सामने हुआ है। और बाकी मैंने लास्ट लेक्चर में आपका इंट्रो कराया था 3 क्वांटम नंबर से, n, l और m से। इनका इस्तेमाल आज हम लोग यहाँ पर करेंगे। वेल, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, या यूं कह लो किसी भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, या टोटल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। भाई दुनिया में सारी टोटल एनर्जी हमारे पास जो नेट वैल्यू किसकी होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ पर यही इक्वेशन आपको ये बताना चाहती है, जो इक्वेशन रियल इक्वेशन है, इसका जो उठा हुआ वर्जन है वो ये है। ये क्या बता रहा है पहले समझ लेते हैं। ये है डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे अगर आपको अब पहले वर्ड से समझ में आया होगा तो साइन तो वेव फंक्शन है और एक्स वाई जेड एक्चुअल में 3 ऑर्बिट है। अगर मैं आपको कुछ इमेजिन कराने की कोशिश करूं, जो आप लोग इमेजिन अगर कर पाए, हालांकि थोड़ा टफ टॉपिक है, बट इफ यू आर ट्राइंग टू विजुअलाइज तो आप कर सकते हैं इस डायग्राम से। यहाँ पर ये जो बड़ा वाला है तो एटम हो गया गोला, उसके अंदर अगर आपको दिख रहा होगा ये मैंने एक एक्सिस ये वाली बना रखी है, एक इधर ऐसे घूम रही है, या एक इसके पीछे घूम रही होगी, मैं बना नहीं सकता। एज यू नो दिस इज 3D एंड आई एम ड्राइंग ऑन 2D। जितना विजुअलाइज करा सकता था इतना ही है। एक इसके पीछे है, मुझे दिख रहा है, तुम भी आगे झांक लो, और कुछ नहीं कर सकते। तो बेटा ये हमारे पास ध्यान से देखेंगे तो एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन, 3 प्लेन पे आपके सामने ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन शायद घूम रहा होगा, क्या कर रहा होगा अभी नहीं पता नहीं, बट ये आप समझ रहे होंगे कि ये हमारे पास एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। अभी ये फाई और थीटा क्या लिखा है? गोली मारो। अभी यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? वेव फंक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, और ये प्लस ये कोई कांस्टेंट रहा होगा, अभी देखेंगे कैसे आएगा, इनटू ये जो v है हमारे पास, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो हमारे पास E है, सम टोटल ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो उसके अंदर ये बात तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में काइनेटिक एनर्जी आ रही होगी, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में काइनेटिक एनर्जी आने का मतलब क्या है? कि उसमें मोशन है। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी था, उसकी वजह से उनमें पोटेंशियल एनर्जी भी आ रही होगी, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो हम लोगों ने यहाँ पे V मान रखी है। तो यानी कि ये आपके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनटू साइन क्या है? वेव फंक्शन, जो कि आप लोगों के ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ये इसकी एक इक्वेशन है, ये दी जाती है। कह तो दिया जाता है कि ये भी नहीं आती, इसे भी याद कर लेना, कर सको तो, वरना छोड़ देना। इन योर बुक इट इज आल्सो टोल्ड, एनसीईआरटी लिखती है कि प्रोबेबली जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है, इट विल रिक्वायर नॉलेज ऑफ हायर मैथमेटिक्स, बट बिलीव मी बहुत ज्यादा हायर की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आनी चाहिए एंड यू विल बी एबल टू गेटिंग ऑल दीस कॉन्सेप्ट्स, राइट। स्टार्टिंग विद दिस, यहाँ पर अब आपको मैंने बता दिया कि जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में घुसे तो हमें वेव नेचर को देखना है भैया, सिर्फ पार्टिकल नेचर को देखते हुए काम नहीं चलेगा। तो वेव की कोई भी इक्वेशन होती है
अगर हम उसको बताते हैं तो जब आप वेव चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर पाएंगे कि वेव की इक्वेशन होती है a sin ओमेगा t। अब मुझे पता है क्लास 11 के बच्चे हो, यहाँ पे तुम्हें ये क्या है समझ में नहीं आया। रीजन क्या है? ऐसे समझो कि अगर मैं आपसे कहता हूं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 10th क्लास में करिए y is equals to mx plus c। अच्छा ये भी नहीं करी, कोई बात नहीं, कुछ करना ही मत। ऐसे समझो कि एक बॉडी अगर x लाइन पे जा रही है, पहले उसकी डिस्टेंस थी 2 मीटर, फिर हुई 4 मीटर, फिर हुई 6 मीटर, फिर 4 सेकंड के बाद हुई 8 मीटर एंड सो ऑन। तो यानी कि आप देख रहे हो 2 4 6 8 के साथ चल रहा है, पोजीशन ऐसे बढ़ रही है। तो आप कह सकते हो y is equals to 2x के साथ वेरी कर रहा है, जहां पे x 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर तुमने y का फंक्शन बता दिया ना कि y x के साथ कैसे वेरी कर रहा है। जब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तुमने y का फंक्शन बता दिया कैसे मूव कर रहा है। अब ये तो तुम्हारे लिए आसान है, बट जब वेव आएगा ना तो मैंने तुम्हें बताया था कि वेव, आप लोगों को इतना तो बताया था मैंने बेसिक्स वाली क्लास में कि ये वेव नेचर होता है और साइन और कोसाइन के फंक्शंस आप लोगों को मैंने कराए थे। तो इसीलिए वेव हमारे पास बेटा बिल्कुल सेम जैसे y इक्वल्स 2x है, वेव इस तरीके के नेचर को ओबे करती है। ये वेव की इक्वेशन है y is equals to a sin ओमेगा t। लेकिन कहानी यहां पर इतनी मस्त आ रही थी कि जब क्वांटम वाली चीजों को पढ़ रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन एटम्स का, उन इलेक्ट्रॉन का, उन प्रोटॉन का टाइम पे कोई डिपेंडेंसी नहीं था। तो ये इक्वेशन तो फ्लॉप हो जाएगी क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास टाइम है, और जहां टाइम है तो ये इक्वेशन गई। तो टाइम हटा दो। टाइम हटा दें, कैसे हटा देंगे? वही तो बात थी सारी, टाइम हटाएं कैसे? आइए देखते हैं। वेल, जब यहाँ पर हमारे पास ये पता पड़ा कि एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो अब हमें कुछ तो लेना पड़ेगा जिससे हमें कुछ चीज समझ में आए। तो वी विल टेक इट्स प्रोबेबिलिटी पोजीशन, यानी कि हम टाइम नहीं लेंगे, और मैंने यहाँ पे पोजीशन नहीं लिखा है क्योंकि आप पोजीशन डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हो, यू कैन ओनली फाइंड प्रोबेबिलिटी, और उस पोजीशन को लेंगे आप अलोंग x, y एंड z एक्सिस। तो यहाँ पर ये जो x, y और z एक्सिस है इसकी हमने इस्तेमाल ऐसे की, ठीक है। टाइम की जगह पे हमने क्या रख दिया अपनी इक्वेशन, a sin ओमेगा को हमने 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा को नहीं रखा है, ये भी एक फंक्शन है जो आएगा जब आप पढ़ेंगे हायर केमिस्ट्री, राइट। वैसे ओमेगा अपॉन v k के इक्वल होता है, ओमेगा अपॉन v ये k के इक्वल होता है, और ओमेगा को 2 पाई f लिखते हो आप। ओमेगा को अगर आपको याद हो, इफ आई एम हैविंग अ मार्कर राइट, ओके रेड मार्कर दिख जाना चाहिए। देखो बेटा ये एक्चुअली फंक्शन यहां से आता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन v इज इक्वल्स टू k। ओमेगा को आप 2 पाई f लिख सकते हो, यहाँ पे k क्या है? k कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आता है हमारे पास 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को आप ले सकते हो v बाय लैम्डा, तो ये आ जाता है v बाय लैम्डा, तो एक्चुअल में v से v कट जाता है, 2 पाई बाय लैम्डा यहाँ से आता है। बट अभी मैंने बस आपको बता दिया है ताकि ऐसा ना लगे कि चल गया है, बट अभी यूज में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस आपके सामने इक्वेशन आएगी वेव फंक्शन की, ये किसकी थी? एक वेव की, बट ये किसकी इक्वेशन है? वेव फंक्शन। वो क्या है कि y is equals to a sin 2 pi by lambda into x। यहाँ तक पहुंचने के बाद की कहानी बहुत सिंपल है, जो हमें आराम से समझ आ जाना चाहिए। कुछ नहीं करना, बेसिक डिफरेंशिएशन करना है 2 बार। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको d phi को विद रेस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर सकता हूं, क्योंकि ये फंक्शन x के साथ वेरी कर रहा है। तो d phi ओवर dx, d sin नॉट phi, d sin ओवर dx, ये क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर देखिए 2 पाई बाय लैम्डा x का डिफरेंशिएशन 2 पाई बाय लैम्डा, एक कांस्टेंट को हमने एज इट इज डाल दिया, और sin 2 पाई बाय लैम्डा x का डिफरेंशिएशन cos 2 पाई बाय लैम्डा x। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं। बट एक डिफरेंशिएशन से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है जो एनर्जी वाली टर्म ली है वहां पे हमने डबल डिफरेंशिएशन किया है, d स्क्वायर x अपॉन dx स्क्वायर, d sin स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, यानी कि हम लोगों को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 2 बार डिफरेंशिएट करने का मतलब इस इक्वेशन को आपको दोबारा से और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कर दो, इस कांस्टेंट को मत छेड़ो, इसका डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? 2 पाई बाय लैम्डा। देखो इस कांस्टेंट को मत छेड़ो, तो ये तो हमारे पास ऐसे ही आ गया, और cos 2 पाई बाय लैम्डा x का सॉरी cos 2 पाई लैम्डा 2 पाई बाय लैम्डा x का डिफरेंशिएशन 2 पाई बाय लैम्डा, और cos इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई।
अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो हमने ऐसे लिख दिया 2 पाई इंटू 2 पाई 4 पाई लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, और ये a से मल्टीप्लाई आएगा साइन 2 पाई लैम्डा x इंटू लैम्डा, मतलब 2 पाई x अपॉन लैम्डा। ये क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो सिंपल डेरिवेशन आई है। अब एक चीज दिमाग लगाओ, क्या ये वैल्यू बिल्कुल इसकी तरह नहीं है? तो क्या मैं इसको हटाकर साइन ही लिख सकता? तो मैं अगर इसको उड़ा दूंगा तो मेरे पास डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू साइन आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये किस फंक्शन के लिए आया? x के लिए, यानी कि जब कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे घूम रहा था तो हमारे पास वैल्यू ये आई। अगर मैं सेम करूंगा, पूरा बोर्ड भर देता, एक बार y के लिए निकालता, एक बार z के लिए निकालता, तो हमारी इंग्लिश ने हमें इतनी अच्छे शब्द दे रखा है, एक वर्ड इज सिमिलर। मैं क्या करूं भाई, है ना, होगा ऐसा ही होगा। बस यहाँ पे y लिखो एक बार, फिर ये पूरी इक्वेशन डिराइव करो। इससे अच्छा है, देखो बेटा, बिलीव मी, जिसमें यकीन ना हो घर जाके कर लेना, बस जहां पे x है वहां पे y लिख देना और एक बार z लिख देना, राइट। वेल, आपके पास y और z एक्सिस के लिए भी सेम ही चीज है। अब यहाँ पर आप लोगों को तीन एक्सिस यानी कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पर किस तरीके से वेव फंक्शन काम कर रहा है वो आपको शायद समझ में आने लगा। धीरे धीरे अब हम लोग ऑर्बिटल के पास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो अगर साइन अगर मुझे मिल जाता है तो इट विल टेल मी अबाउट द ऑर्बिटल, राइट। वेल, द थिंग वाज दैट कि आप लोगों ने जब ये किया तो बेटा देखो डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मेरे जो दिमाग में एक बात खटकी थी जब मैं इसे पहली बार कर रहा था वो ये था कि सर ये चीज इसके इक्वल कैसे आ सकती है। यहाँ पर तो आप तीनों को प्लस कर रहे हो और एक की वैल्यू ये है, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो दिस प्लस दिस आना चाहिए था, यानी कि 12 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इनटू साइन आना चाहिए था। ये सीधी सीधी बात है ना। बट बेटा यहाँ पर आप लोगों को एक चीज समझनी है कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन घूमेगा ऑर्बिटल में तो हमें उसकी पोजीशन x, y और z की टर्म्स में एक्चुअली मिलती ही नहीं है। वो हमें आगे जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि n, l और m की टर्म्स में आएगा, जो कि एक पर्टिकुलर जगह के लिए स्पेसिफिकली डिफाइंड हो और वो बिल्कुल सेम रहेगी, चाहे आप इस जगह जाओ, चाहे इस जगह जाओ, चाहे इस जगह जाओ, चाहे इस जगह जाओ। और ये मैं आपको एंड में बिल्कुल प्रूफ करके दिखा दूंगा किस तरीके से होगा। प्रैक्टिकली एक इमेजिन करने की कोशिश करेंगे एंड आई हैव समथिंग न्यू फॉर यू टुडे एज वेल। ये वाली बात बेटा ऐसे है कि अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 12 नहीं आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है हर जगह पर। अभी ऐसा क्यों है ये आपको थोड़ी देर में समझना है, राइट। तो यहाँ पर 12 लिखकर हम क्या लिखते हैं, सिर्फ 4। वेल, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, इसको इधर ले जाता हूं तो इधर 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो ये आपके सामने इक्वेशन आ चुकी है। भगवान के लिए मत बोलना तुम्हें लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m भी नहीं पता। बहुत आराम से डी ब्रोगली साहब ने आपको पिछले लेक्चर में, मैं तुम्हारा डी ब्रोगली बनाऊंगा था उस समय, तुम्हारे लेक्चर में मैंने बताया था कि लैम्डा की वैल्यू h बाय mv होती है और इसके क्वेश्चन भी हम लोगों ने करे, राइट। सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। इस लैम्डा की जगह अगर आप रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर v स्क्वायर। सो मैं इस इक्वेशन को उठाकर यहाँ पर पुट कर देता हूँ। साइन, अब यहाँ से मैंने साइन कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो साइन जब कॉमन ले लिया है तो मेरे पास ये वैल्यू बचेगी। वेल, अब इसके आगे मैंने लैम्डा को खोल दिया है। लैम्डा को खोलते मेरे पास क्या आ गया है, h स्क्वायर बाय m स्क्वायर v स्क्वायर। वो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कहां से है, इतना ठीक है। अब यहाँ पर एक और सोचा है कि एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो आई कैन राइट माय एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी v, आपको बताया था v पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। 9th क्लास में पढ़ते थे, अगर पढ़ा है तो mgh। हाँ बेटा, वो उसके लिए होती है तुम्हारी किसी हाइट पे होती है। हाँ, k/r भी पढ़ोगे आप अभी, k/q1 q2/r पोटेंशियल एनर्जी। जब आप क्लास 12 में आ जाओगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, हाइट पे नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का खेल भी होगा। अभी तो बहुत कुछ होगा, अभी तो शुरुआत है। ले ली साइंस ना, अब करो। ली थी ना जो में साइंस लेंगे हम, अब साइंस का जलवा देखो फिर।
कहां पर पोटेंशियल लगेगी और कहां पे काइनेटिक लगेगी। ना तुम खाने से पहले और सोने के बाद भी साइंस नहीं लग रहा है सपने में। ढंग से सोचोगे ना, जब सुबह सुबह उठोगे फिर सोचोगे अच्छा यार साइंस यहाँ भी लग रही है, बैठ द टाइम भी वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। सो वेल यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मैं टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम है। ओके सो मैं इसको इधर ले जाऊँ, E माइनस वी हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2E माइनस वी, m को यहाँ लिखूं v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास v स्क्वायर की वैल्यू 2 टाइम्स E माइनस v बाय m करेक्ट है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। मूविंग अहेड फटाफट से आ जाओ, v स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 2ev e माइनस v बाय m, मैंने ये पुट कर दिया है यहाँ पर। और ये जो a आया है ना, मैं कसम थक गया था, इसको मैंने a लिख दिया है। मान लो ना यार क्या जा रहा है मानने में, ये साइन तो साइन है और इस पूरी टर्म को a लिख दिया, बाद में खोल दूंगा किससे बात खोल दिया मैंने, बस वहां पे बच गया में लिखने से, इसलिए मैंने a लिख दिया। ठीक है, इस a का मतलब ये पूरी टर्म, तो ये हमारे पास a प्लस इसमें देखिए बेटा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और v स्क्वायर की जगह मैंने 2e माइनस v बाय m, एक m से एक m मर गया, मार दो इनटू साइन, जो हमारे पास साइन है साइन, तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आएगी साइन मल्टीप्लाई दोबारा कर दो, आप लिख दो इसी d स्क्वायर साइन अपॉन d स्क्वायर, जो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पर देखिए 4 into 2 8 pi square m बाय h square e minus v into psi is equals to 0 and check the equation this। ये जो इक्वेशन इन्होंने बोली थी ये हमारे पास कहां से आएगी, यहां से आएगी। इतना क्लियर है। इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे and you will be getting the values of sin and e, इस इक्वेशन में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास e और sin की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक बात तो आपको समझ में आ गई और यहाँ पे पुट कर आप अपनी वैल्यू रख सकते हैं। h निकालना हो, अगर एक चीज पता है sin और h आप फिर उस फॉर्मूले से निकाल लेना अगर निकाल सको तो। वैसे तो मैंने भी ट्राई नहीं किया है आज तक, है ना। सो थिंग इज दिस कि आपके पास एक आपको वेव फंक्शन यहाँ से मिल जाएगा, जो आपके पास एक चीज आपको मिल गई है इसका वेव फंक्शन। बट कौन सा वाला बेटा, ये तो याद है बेटा, ऐसी कैसे हाँ ये तो याद ही है, तभी तो किया मैंने। एक दो बार हम कर लेते हैं, तुम्हारी तरह बैठते नहीं है फिर बस बाकी तुम्हें कराते रहते हैं हर साल, तो वैसे याद हो जाती है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। कहानी इतनी मस्त लगी मुझे कि श्रोडिंगर के इस वेव फंक्शन से आप इलेक्ट्रॉन के बारे में घंटा कुछ नहीं बता सकते। बता रहा हूँ किया क्यों। Well, okay. Now I will be telling you. आजा बेटा, आज मैं बताता हूँ क्यों किया ये आजा। ये देखो बेटा हमारे पास ये मॉडल है, एक साफ साफ तुम्हें दिख रहा है, इधर से पकड़ खड़ा हो जा, आराम से पकड़, तू पकड़, ढंग से पकड़ ले। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहाँ पे ऐसे लगा दे, पकड़ बेटा कि सही पकड़ ढंग से, अब तुम लगाओ तो लगाई से पकड़ना यहाँ से, पकड़, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको इस बॉल को यहां से पार कराना है। शर्त है आप ऊपर से नहीं करोगे, फेंकोगे नहीं, ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये आपका एटम। कहां पे घूम रहा है तुम्हें क्या पता, वो इस कोने से लेकर उस कोने तक कहीं पे भी घूम सकता है, तुम्हें तो नहीं पता ना। ये इस पार्ट में भी हो सकता है, इसके इधर वाले पार्ट में भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन। लेकिन इधर वाले पार्ट में जाएगा कैसे? अरे बेटा देख लो, ये देखो कहां गया मेरा इलेक्ट्रॉन, ये वापस आ गया, कैसे जाएगा बताओ, और फेंक के देखो। न्यूक्लियस है नहीं, ये न्यूक्लियस नहीं है, हार्ड ऑब्जेक्ट, ये दीवार है, पता नहीं क्या है, पर इलेक्ट्रॉन को फेंक के दिखा दो इधर। सर एटम को ज्यादा मोटा हो गया एटम। कहानी तो यही थी कि हम लोग क्यों गलत थे, वो अब तुम्हें समझाना। लेकिन यकीन मानो मैं बिना इसे हटाए एक जादू से इसके पार इलेक्ट्रॉन कर सकता हूं, इस इलेक्ट्रॉन को इसके पार कर सकता हूं। एंड बिलीव मी आई विल शो यू, करके दिखाऊं? आर यू इंटरेस्टेड? ओके बेटा इसे हटाना, कहां गलत चीज लेके बैठी हुई है। मेरे तो धोखा दिया आपने। धोखा नहीं है, अब इधर खड़ा हो जा बेटा, शाबाश। ऐसे पकड़ ले बेटा, यहाँ से पकड़ ले ऐसे। हाँ अब देखना बेटा, ये मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, थैंक यू, मेरा इलेक्ट्रॉन पार हो गया, काफी अंदर पहुंच गया, अभी निकालना पड़ेगा। वह तुमने देखा
कि इलेक्ट्रॉन यहां से तो आराम से चला गया, यानी कि उस केस में इलेक्ट्रॉन इससे इधर नहीं जा पा रहा था। इसके केस में कहां गया इलेक्ट्रॉन? कोई चांस ही नहीं था ना इलेक्ट्रॉन चला जाए। व्हाई? क्योंकि यहां पे आप क्लासिकल मैकेनिक्स लगा रहे थे। इतने बड़े ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉन वैलिड ही नहीं है। यही तो न्यूटन की गलती थी, वो तो न्यूटन की नहीं, क्लासिकल मैकेनिक्स की। ये जो लेवल है इतना मोटा है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन वैलिड नहीं है। ये देखो कितना पतला सा लेवल है। माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, ये डिफरेंस था क्वांटम और क्लासिकल मैकेनिक्स में। आपका इलेक्ट्रॉन इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, यानी कि इधर भी किसी एक वैल्यू तक रह सकता है, इधर भी किसी एक वैल्यू तक रह सकता है। और अगर आप लोग इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू पता है तो ये बात तो पक्का हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन आसपास ही कहीं मिलने वाला है। ये तो पक्का है ना, मानेगी ना? क्योंकि अगर इसके केस में अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो इधर की तो कुछ आएगी, बट इधर की तो जीरो हो जाएगी, फंस जाएंगे। इसलिए ये मॉडल गलत है। हालांकि मैंने वो वाला पढ़ा था पहले, ये मॉडल इसका था, मेरा वाला मॉडल ये है, ठीक है। बट अभी जो इसके हाथ में, ये क्यों सही है? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे अगर घूम रहा है स्पेस में तो इधर की प्रोबेबिलिटी है, इधर की प्रोबेबिलिटी है, और यकीन मानना जो प्रोबेबिलिटी इधर की है वो इधर की है, तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी मूव कर सकता है। क्योंकि आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते। तुम सिर्फ एक ही चीज डिटरमाइन कर सकते हो, वो क्या है? उसकी प्रोबेबिलिटी, कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। मान के चलो मैं इलेक्ट्रॉन इधर ढूंढ रहा हूं, इसके कुछ भी नहीं है, तो बस ऐसे ही खड़ी है, ठीक है, नथिंग मतलब। वेर बच्चे गलत सोचते हैं। मैं इलेक्ट्रॉन इधर ढूंढ रहा हूं, पर तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है काफी, मैं निकाल देता हूं जरा। जब भी हाँ, मैं इस इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा हूं इधर, पर इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है कहीं आसपास ऐसे। इधर ढूंढने की इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो। प्रोबेबिलिटी जीरो मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो पूरा मॉडल ही गलत हो जाएगा। न्यूक्लियस में करता ही कहाँ है? मतलब आसपास के ऑर्बिट, आसपास के ऑर्बिट में घूमता ही नहीं है क्या? ये तो गलत हो जाएगा ना बेटा। प्रोबेबिलिटी इधर की देखो जीरो हो जाएगी, जबकि इसका ऑर्बिट तो पूरा ही मान के चले से एक बार, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बेचारा ये रहा, आराम से घूम रहा है, आराम से जा रहा है, इसके पास आराम से जा सकता है, राइट। इस बात का मतलब ये है, थैंक यू सो मच, यू मे टेक बैक योर सीट। एक कंफ्यूजन हो रहा है, ये है क्या है? ये है क्या, तो अभी समझ में आएगा। ये एक्चुअली बेटा तुम्हारे पास मैंने आपका जो साइज है बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक कर दिया, ताकि आप इमेजिन करें ये सारी चीजें हमारे पास क्वांटम लेवल पे हो रही, इतनी मोटे लेवल पे नहीं हो रही, बड़े चीज पे नहीं हो रही। आप इसको बहुत छोटे लेवल पे लेके आइए, ताकि आप इलेक्ट्रॉन को इमेजिन कर सके कि वो बहुत छोटी चीज से तो पास हो सकता है, इतने बड़े चीज के लिए उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। अब यहाँ पर सुनिए, श्रोडिंगर का काम खत्म। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, मैक्स बोर्ड। इससे पहले मैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स की बात कर लेता हूँ। हालांकि बीइंग अ बायोलॉजी बैकग्राउंड, मेरी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ना मैंने कोई मैथमेटिक्स पढ़ी, पर इतनी है कि जो इसमें काम आती है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो आपको एक चीज पता है कि एक रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर। हालांकि जो मैथ वाले बच्चे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे अभी आगे जाकर, है ना। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि साइन तो आपका वेव फंक्शन, और मान के चलिए किसी भी एक नंबर मैंने आई ले लिया, तो क्या उसका कभी कोई रूट -1 कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है किसी चीज की? कभी नहीं करेगी बेटा। किसी भी चीज का स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। दो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव ही आएंगे ना स्क्वायर करोगे तो, -1 to -1 करोगे 1, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। बट मैं मान के चल रहा हूं, सुनना ध्यान से, मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास यहां पर मैंने एक कोई भी नंबर है आई, उसकी वैल्यू -√1 ले लिया है, और साफ साफ लिख दिया है कि कभी एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ एक इमेजिनरी। आपकी एनसीईआरटी किताब में भी लिखी है ये चीजें, बट ऐसे लिखी, उसने कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से एग्जिस्ट करने का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। वो कैसा कॉन्सेप्ट है? इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर सिर्फ आप साइन को लेकर ये पता करने चले हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो इस बात का कोई फिजिकल मीनिंग है ही नहीं, कि कहानी तो कहीं और की। आइए देखते हैं कहाँ कहानी की। अगर मैं कहता हूं, अगर आप किसी रियल नंबर में, लेट्स से x इज द रियल नंबर, बट आपने
इसमें किसी ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई कर दी जो आपका इमेजिनरी था, तो रियल नंबर प्लस एक सिस्टम जब आपने बनाया ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। आपने कहा इंटू किया अब प्लस कर दो, कुछ भी बना दो, आई एम सॉरी, यहाँ पे प्लस कर रखा है। तो यहाँ पर बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर कब बनेगा, जब आपके पास रियल नंबर में इमेजिनरी नंबर आपका ऐड हो गया। क्लियर है? वेल, ये जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में से प्लस है, जब आप इसी का जस्ट माइनस करते हो, सिर्फ ये वाला जो नंबर है इसे रिवर्स करते हो, उसे कहते हैं कॉन्जुगेट। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बस ये वाला जो फंक्शन दिया है इसे माइनस कर देना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे माइनस करता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, माइनस हो जाता है। बाया वालों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं पूछा जाएगा, मैथ्स वाले बहुत डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पर बस आपको समझना है, कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ और उसे कॉन्जुगेट लिखता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू है। समझ आया कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं? बस जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन रेसिप्रोकल हो जाता है। वेल, यहाँ पर c इंटू सी जिस तरीके से था, ऐसे मेरे पास साइन के लिए कोई ना कोई फंक्शन आया होगा। अब ये फंक्शन सारा किसके लिए, मैं साइन के लिए मान के चलता हूँ कि भाई ये साइन 1 और ये साइन का कॉन्जुगेट सिस्टम। तो साइन कॉन्जुगेट इंटू साइन, इसको साइन स्क्वायर लिखते हैं मॉड में, और यही साइन स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, दिस इंटू दिस। ये तो दिख रहा होगा a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो भैया ये लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस आई स्क्वायर को i की वैल्यू -√1 और इसका स्क्वायर करूंगा तो -1 ही रखूंगा, क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर है। मैं चेंज नहीं कर सकता कि स्क्वायर हो गया है तो मैं +1 लिख दूं, नहीं, -1 ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास x स्क्वायर माइनस -1 हो जाएगा इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, सो फ्रॉम ए एक क्वेश्चन कहां आ रहा है, बता तो आप समझ गए, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइन इंटू साइन यानी कि साइन स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या नंबर है बेटा आपके पास, एक रियल नंबर है। यहाँ पे कोई आई वाई की मल्टीप्लाई नहीं है, खत्म हो गया यहाँ पे इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ये आपके पास जब कॉन्जुगेट का स्क्वायर किया तो आपके पास एक रियल नंबर आया है, यानी कि ये क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। यानी कि साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लिया था। लेकिन इस साइन को जब मैं इसे कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं और साइन स्क्वायर बना देता हूं, तो साइन स्क्वायर में मेरे पास एक रियल क्वांटिटी आई, व्हिच प्रूव्स कि यस इट डज एग्जिस्ट। क्योंकि ये अब इमेजिनरी नहीं रहा, ये रियल हो चुका है। मुझे यकीन नहीं था, मुझे कसम से यकीन नहीं था कि इससे तो वैसी एक तो ऐसी मैथ्स आ गई, मेरी हालत वैसी खराब हो गई थी, पर छोटा मोटा इंटीग्रेशन मैंने सीख रखा था। मैं इसको और लेके आया, मैंने कहा वेव फंक्शन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वेव के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ऐसे समझते हैं ना इस चीज को कि अगर मैं कह रहा हूं कि जैसे मैंने ये मॉडल पकड़ा था अपना, राइट, और यहां से मैं इसका जो नेचर है ऐसे जाके कहीं से भी जा रहा था और आया और इधर भी चला, राइट, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन गया ऐसे जाके अभी कहीं पे एट टाइम t मान के चलो यहाँ पर मतलब इधर से इधर कहीं पे भी जा सकता है। इसकी इधर से इधर रेंज अभी मैं फिक्स कर देता हूँ, अभी मैं फिक्स कर देता हूँ कि ये चलो यहाँ पर ये पॉइंट मैंने a ले लिया और इसके इधर ये वाला पॉइंट मैंने b ले लिया, लेट्स से, राइट। तो मैं कह देता हूँ कि चलो यहाँ पे x और y है तो x और y की तरफ, तो आप समझ गए x और y क्या है, और मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, बस ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। बेटा इस वेव के अंदर ये जितनी भी लाइन है इस समय क्या बताएंगे, वेव फंक्शन, जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा क्या बताएगा हमें उसका, वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन साइन स्क्वायर रहेगा आपका, और ये dx क्यों लिया है, बेसिकली ये जो लेंथ है ना यहाँ से x और y पूरा है, ये छोटी सी लेंथ, ये देखो ये तो पूरा हमारे पास है वेव फंक्शन जो कि हमारे पास इसके इक्वल है साइन स्क्वायर, और छोटी सी लेंथ जो है ना इतनी सी, उसे कहेंगे dx, बहुत छोटी लेंथ है ना dx, इतने से पार्ट का है। अब मुझे अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसे छोटे छोटे पार्ट को मिला जाऊंगा, छोटे छोटे पार्ट को मिला के एक बड़ा एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ इसका। तो कोई मिला के इसे इंटीग्रेशन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है कि छोटे छोटे पार्ट को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका हमारे पास क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ओके, बट मैंने क्या किया कि sin square dot dx क्या है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस इलेक्ट्रॉन इन द रीजन x2y, x से लेकर y तक, देखो ना sin स्क्वायर ये हो गया और dx ये हो गया, ये तो मेरी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन कहां से कहां तक के लिए, x से लेकर y तक, यानी कि
जो मेरे पास ये मॉडल है इसमें यहां से लेकर और यहां तक के लिए मैंने एक वैल्यू बता दी कि आपको जो है इलेक्ट्रॉन को मिलने की वैल्यू क्या है। गड़बड़ हो जाएगी ना, मेरा इलेक्ट्रॉन अगर वहां है तो यहाँ जीरो आएगा, फिर एक्स और वाई अगर मैं लिमिट डिफाइन कर देता हूं तो मैं फंस गया। फिर से मैक्स बॉर्न साहब गलत होने जा रहे हैं, लेकिन हुए नहीं ना, हुए नहीं। क्यों नहीं हुए? उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन की ऐसे की तैसे। मैं ऐसी वैल्यू डाल देता हूं जो कभी गलत आ ही नहीं सकती। उन्होंने कहा इसके इधर जितना भी जाए प्लस इंफिनिटी और इसके इधर जितना भी जाए माइनस इंफिनिटी। कहीं हो इलेक्ट्रॉन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में इधर रहेगा। अरे कहीं मर रहा हो, हमें क्या मतलब उस बात से, रहेगा तो इन दोनों वैल्यू के बीच में। अब मैं ए और बी फिक्स कर देता तो मैं फंस गया, लेकिन माइनस इंफिनिटी से लेकर बेटा प्लस इंफिनिटी के बीच में कर देता हूं, बच गया। क्या समझा कि माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक के बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं तो है और कहीं है, इस बात की श्योरिटी है। कुल मिला के अगर मैं कहता हूं कि तुम बच्चे हो, एक हॉल में बैठे हुए, राइट, मैंने हॉल फिक्स कर दिया कि भाई तुम बस यहीं पे रहो। अब मैं आकर दूसरे हॉल में चला गया, मेरे बच्चे कहां गए पता ही नहीं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग माय स्टूडेंट इन दैट हॉल विल बी जीरो, दूसरे हॉल में जीरो हो जाएगा। बट मैंने अपनी वैल्यू डिफाइन कर दी कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर मेरे बच्चे हैं, किसी हॉल में बैठ जाओ, हो जाए इंस्टीट्यूट के अंदर ही, क्योंकि मैंने अपनी लिमिट बढ़ा दी ना माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। तो ये बात तो श्योर है ना, तो किसी हॉल में जो रिजल्ट तो 100% ही आएगा। तो मैंने किससे बोलते बच्चे कहां हैं इंस्टीट्यूट में। अब पहले वाले केस मैंने कहा था बच्चे कहां हैं, मैं गया हॉल नंबर 1 में, सपोज हॉल नंबर 1 बच्चे ही नहीं हो, कह रहा पागल वाला बना दिया तूने मेरा। लेकिन मैं सोचा इंस्टीट्यूट बाकी ढूंढ तू ले, ढूंढो तुम, यही तो काम इन्होंने बोला आएगी कि जिम्मेदारी तुम्हारी भैया, कैसे निकालोगे देख लेना। तो इन्होंने क्या किया, इस लिमिट को एक्स और वाई हटाकर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। एंड बिलीव मी, जब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 100% होती है तो उसको 1 से नोट करते हैं। पढ़ा होगा 10th क्लास में, एटमोस्ट एटलीस्ट 3 बार उछाला, ये उछाला, पता नहीं क्या क्या था, वो पत्ते खेले नहीं थे, उसे प्रोबेबिलिटी पढ़ते। जब उसका श्योर इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो ये श्योर इवेंट हो गया ना बेटा, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक का बीच में, तो कि इस बीच में इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा, और श्योर इवेंट तो वैल्यू कितनी आई 1। साइन स्क्वायर से हमें पता पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, लेकिन सिर्फ साइन अकेला घंटा कुछ नहीं कर सकता, उसका कॉन्जुगेट पहले निकाल। 2 तरीके हैं, ये तो आपके पास इंटीग्रेट का है, यहां तक कैसे पहुंचना है बताने का तरीका है, उसका कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। और कॉन्जुगेट निकालने के बाद ये सब कहानी हमारे पास आएंगी। ये आपके पास एक छोटा सा मॉडल था जो श्रोडिंगर ने बताया था, छोटा सा। हाँ, आपके पास पूरी एनसीईआरटी वैसे कवर होगी इन लाइनों में, बट अभी जो हम लोग आगे देखते हैं छोटी सी बातें और करनी है अभी 2-4। यहाँ पर मैं इसी को समझा देता हूँ। तो क्या है बेटा, एक्चुअल में आपके पास जो एक्स वाई जेड यहाँ पर आएंगे, आप बेसिकली एन एल और एन की टर्म्स में बताएंगे। और आप ऐसे समझिए कि आपके पास यहाँ पर एक आर दिख रहा है, एक एंगल फाई दिख रहा है और एक एंगल थीटा दिख रहा है। ये आप ये देखो, ये क्या है r इंटू वाई। r यहाँ पर क्या है, जब अभी हम लोग अगली क्लास में करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नोड से भी इंट्रोड्यूस करेंगे। r यहाँ पे क्या है, रेडियल नोड, और y क्या है, एंगुलर नोड। क्या है बेटा, एंगुलर नोड। सबसे अच्छी बात ये थी हाइड्रोजन के लिए ये इक्वेशन बहुत ही बढ़िया है कि हाइड्रोजन में कोई एंगुलर नोड होती ही नहीं है। हाइड्रोजन में कोई एंगुलर नोड नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन में अगर आपको याद हो 1s एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s 1 ही भरा जाएगा, 1s होगा ना, s l k l m n शैल मैंने आपको sp-df से इंट्रोड्यूस कराया था, जहाँ पे sp-df की वैल्यू 0 1 2 3 होती है। जो बच्चे पहली क्लास में बैठे ना थोड़ी दिक्कत होगी, पर कोई नहीं, समझ लो अभी कि 1s के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि l की वैल्यू क्या होती है n-1, राइट। तो आपको अगर ये ऐसे दे दे कि साइन 1 0 0, इसका मतलब है इसमें 1 की वैल्यू है और ये 0 है, और ये भी आपके पास ये n, ये l और ये n।
ये भी कैसे सीखेंगे इसकी टेंशन मत लो, ये तो बस मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे आपको जो फंक्शन देगा साइन का वो r, थीटा और फाई के लिए देगा। और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, सुनना ध्यान से, सभी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले, जैसे He पॉजिटिव, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पर इसमें से अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा ना। तो ये भी हमारे पास हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हो गया। Li2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल दिए तो 1 बचा। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की सब जगह पर एनर्जी सेम रहती है, क्योंकि वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ n पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, n पर डिपेंड करती है। और मैंने आपको बताया था कि एनर्जी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ n पर डिपेंड करेगी लास्ट क्लास में। लेकिन अगली क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे बताऊंगा कि एनर्जी की वैल्यू सिर्फ n पर नहीं, n और l दोनों पर लागू होती है। n और l पर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स आ जाते हैं, जो हमारे पास हाइड्रोजन से ऊपर लेवल के जाएंगे तब हम लोग समझेंगे। लेकिन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ये वैल्यू सिर्फ n पर ही डिपेंड करती है, इसलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेडियल नोड पे डिपेंड करेगी, एंगुलर नोड पर हाइड्रोजन का कोई मतलब नहीं है। यहां तक समझ में आया। अब यहां पर जब सारी कहानी खत्म हो जाती है तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की जो कैलकुलेशन है वो बहुत दिक्कत में आ जाती है, और विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न एड्स, कंप्यूटर वगैरह की जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाते। हाइड्रोजन में तो पहुंच गए, हाइड्रोजन मॉडल जो था इसका वहां तक अगर हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है, हाइड्रोजन ठीक है, बट एक्चुअल में जब आगे जाते हैं ना तो बेटा एक्चुअल में क्या होगा, ये जो ऑर्बिट है ये भी बढ़ेगी। बेटा ऑर्बिटल्स जहां पे इलेक्ट्रॉन, देखो वेव फंक्शन किसके बारे में बता रहा है, ऑर्बिटल्स के बारे में। यानी कि ये अगर मेरा ऑर्बिटल है, ये मेरा ऑर्बिटल है, तो आपको इसे कह सकते हो कि मेरा साइन बता रहा है। यानी कि ऑर्बिटल के बारे में जानकारी कौन दे देगा, साइन दे देगा। और मैंने आपको उस दिन बताया था किसी भी ऑर्बिटल को जानने के लिए 3 चीजें काफी थी, n, l और m। अब आप यहाँ पर देख सकते हो साइन के लिए n, l, m से मैंने जस्टिफाई कर दिया। देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक और क्वांटम नंबर आपको चाहिए होगा, n, l, m के अलावा s और चाहिए होगा। और जब s आपके सामने आएगा तो हमारे पास बात सारी कहां पहुंच जाएगी, इलेक्ट्रॉन पर पहुंच जाएगी। और वो इलेक्ट्रॉन की बात कैसे होंगी इसके बाद का टॉपिक है, उसमें हम लोग आराम समझेंगे, जहां पर बाउंड्री सरफेस डायग्राम है। हालांकि आप लोगों का काम इतने में ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पास एक ग्रीन से कलर में एनसीईआरटी मेरी मिल गई मेरे को, यहाँ पर आप देखेंगे तो जस्ट बहुत ज्यादा नहीं खोलना है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पहले श्रोडिंगर का ही है, H साइन इज इक्वल्स टू E साइन दे रखा है, फिर दे रखा है हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन, उसमें वही बोल रखा है कि द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स कैन ऑक्यूपाई करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसिड ईच एनर्जी लेवल। यानी कि साइन की बात इसमें बताई गई है कि आप साइन को क्या करेंगे और उसकी जो वैल्यू बताई जाएगी वही 3 फंक्शन n, l, m जो कि आपके नीचे लिखा हुआ है, इट अराइज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने साइन n, l, m आ गया है। आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर प्लीज देखिए कहां गया, एक लाइन थी बड़ी मस्त थी, द वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यूज डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग। लाइन दोबारा सुनिए, द वेव फंक्शन यानी कि साइन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, मैंने आपको दिखा दिया है, साइन का यहां से करके दिखाया मैंने, और बोलता है whose value depends upon the coordinate of electron in the system। किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट पर, and does not carry any physical meaning। क्या इस -1 की कोई फिजिकल मीनिंग है, नहीं है ना, तो साइन का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं। लेकिन हाँ ये ऑर्बिटल के बारे में पूरी जानकारी दे देगा कि आपके पास ऑर्बिटल कहां है। इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताता साइन। आगे कहता है सच वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी कि यही साइन को क्या बोल दिया हमने, ऑर्बिटल्स या एटॉमिक ऑर्बिटल्स। समझ में आया, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एनसीईआरटी की लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए आपको।
और ये सारी चीजें वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। अब आगे देखिए एक लाइन कहती है द प्रोबेबिलिटी, बहुत बढ़िया लाइन आ चुकी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर। यानी कि जब हमारे पास, क्योंकि आपको पता है नहीं हमेशा रियल क्वांटिटी आई थी, और यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी 1 कब आई थी, साइन स्क्वायर की आई थी, ना कि साइन की आई थी। और यही चीज आपके सामने दे रखा है, लास्ट में आपको दे रखा है इंपॉर्टेंस फीचर ऑफ द क्वांटम। सबसे पहला कहता है एनर्जी क्वांटाइज है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमसे कहता है एग्जिस्टेंस, श्रोडिंगर ने बताई थी, ये हम लोग देख चुके हैं। दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम नहीं बताई जा सकती। चौथा साइन वेव फंक्शन है जो कि ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और पांचवा आपके सामने है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके सामने आ चुका है। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर हम लोग थोड़ा सा कर चुके हैं, बट इसके क्वेश्चंस करने हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक आएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग और इसी से रिलेटेड आएगा, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगली क्लास बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें वहां पर भी होने वाली हैं। आई होप दैट वाज इनफ फॉर टुडे। जिन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं वो मेरे से क्लास के बाद पूछ सकते हैं। मैथमेटिक्स में ये आपके काम नहीं आएगा, बस आपको समझ में आ जाए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको नॉलेज ज्यादा मैटर रखती है देन रट्टाफिकेशन। दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव एंड आई एम एज वेल। That's all for today. Thank you so much.